Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. कभी हम बाद में रिलेट हो तो आई विल बी रिमेंबरिंग योर नेम. सो जो ये क्वेश्चन है, हाउ टू अप्रोच द 2027 अटेम्प्ट आफ्टर गिविंग 2026 प्रीलिम्स, ये कितने लोगों का क्वेश्चन है? जस्ट मेंशन मी, जिन्होंने इस बार 2026 का प्रीलिम्स दिया है और अनफॉर्चुनेटली इस बार नहीं हो पाया है. अब 27 का गोल है. ठीक है, गॉट इट. तो देखो, सबसे पहले तो ये मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन है. ठीक है, यहां पर हमें रिफ्लेक्ट करना होगा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ. इट्स नॉट जस्ट अबाउट पेपर. लेट्स एक्सेप्ट द हार्श रियलिटी एज इट इज. यूपीएससी सरप्राइज देती रहेगी, लेकिन फिर भी टोटल सीट्स के प्रोपोर्शन में बच्चे सिलेक्ट होते रहेंगे. ठीक है, हमें उनमें होना है, सीधी बात यह है. राइट, हमें अपनी एनर्जी केवल इस पर फोकस करनी है. तो अभी हमारी तैयारी का स्टेटस क्या है? क्या कोर्स हमारा कंप्लीट हो गया था? मुझे पता है कई बच्चे ऐसे भी थे जो इस बार 2026 में देवर रिग्रेटिंग कि नहीं हो पाया सर, पेपर ऐसा हुआ. बट उनका मेंस की प्रिपरेशन थी नहीं. ठीक, तो अगर प्रीलिम्स हो भी जाए तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो टाइम है, इज इट एनफ टू कवर मेंस प्रेप? क्योंकि जो सेक्शंस मेंस के लिए स्पेसिफिक ही आते हैं, उनकी प्रिपरेशन के लिए क्या इतना समय है आपके पास कि आप पढ़ भी लेंगे बेसिक से और फिर मैच्योरिटी भी ले आएंगे आंसर्स में? आंसर इज नो. तो यानी कि उसके लिए हमें प्रीलिम्स से पहले रेडी होना होगा. और 27 में हमें पता है कि जनवरी मिड में हमारी नोटिफिकेशन आ जाएगी. यूपीएससी का ऑफिशियल कैलेंडर आ ही चुका है. ठीक, तो इसके बाद तो फिर हमें प्रीलिम्स ओरिएंट होने लगना है. ठीक है ना, हमें अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा देना है. प्रैक्टिस, रिवीजन, इसको हम इंक्रीज कर देंगे. राइट, तो जाहिर सी बात है कि बाकी काम हमारा यहां होगा. यहां पर. राइट, तो सबसे पहला चेक है कि आपका कोर्स कंप्लीट है. कोर्स कंप्लीट का मतलब है कि मेंस जो स्पेसिफिक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट थीम्स. सब्जेक्ट के अंदर होती है थीम्स. यू नीड टू बी थीम्स रेडी. जैसे कोई भी मैं टॉपिक की थीम बताऊं आपको, तो डू यू हैव क्रिस्प नोट्स रेडी विद यू? मुझे डिटेल नोट्स मत बताइए, क्रिस्प नोट्स. डिटेल नोट्स ठीक है, एक बार पढ़ने के लिए 2 बार 3 बार पढ़ लिया हमने, लेकिन एग्जाम से पहले आपको क्रिस्प नोट्स चाहिए. वो आपको जो लिखते हो ना आप, कीवर्ड्स, आइडियाज, कुछ फैक्ट्स, वो आपके काम आते हैं लास्ट मोमेंट पे. तो क्या वो रेडी हैं? मीन स्पेसिफिक, जीएस 1 2 3 4. अगर नहीं तो यू नो द आंसर कि इस समय पर आपको क्या करना है. आप जून एंड हो चुका है समझ लीजिए, जुलाई स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, अगस्त, अगस्त में फिर लास्ट में मेंस स्टार्ट होने वाले हैं. तो अगर आप कुछ ऐसा सोचें कि चलो यार, आई एम नॉट गिविंग मेंस, बट कैन आई टेक अप दिस चैलेंज कि मैं मेंस से पहले कुछ जो छोटी छोटी थीम्स हैं जो मेरी रह रही हैं, जैसे कि सोशल जस्टिस हो सकता है, आईआर हो सकता है, गवर्नेंस आपका वीक पॉइंट हो सकता है, सोसाइटी आपका वीक पॉइंट हो सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी आपका वीक पॉइंट हो सकता है. हाँ जी, डिजास्टर मैनेजमेंट में हो सकता है कि कंटेंट आपको लगता है आपको पता है, बट मेन स्पेसिफिक थीम्स पे यू डोंट हैव कंटेंट रेडी. तो क्या हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि चलो यार, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स को निपटाने के लिए हम ये गोल बना लें 21 अगस्त? तो कैन वी टेक अप दिस चैलेंज? मैंने सारी लिस्ट बना दी. ऑब्वियसली आप में से कई लोग होंगे जिसका गवर्नेंस हो चुका होगा, आईआर हो चुका होगा, या कुछ सेक्शंस रह रहे होंगे. तो वी कैन टेक अप चैलेंज लाइक दिस. राइट, कि हम स्पेसिफिक थीम्स पे फोकस करना स्टार्ट कर दें, नोट्स बना लें. दिस इज वन वे. राइट, एनीवे, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर भी मान लीजिए, नवंबर. ठीक है, ये 5 मंथ आपके 27 अटेम्प्ट के लिए सबसे क्रूशल है. 2026 के ये महीने, जो इसमें स्लो चलेगा, यहां पर अगर आप स्लो रहे कि देख लिया जाएगा, हो जाएगा, नहीं हो पाएगा फिर. रीजन, क्योंकि अगर आप यहां पर स्लो रहे तो काफी पोर्शन आपका रिवीजन में स्लो रहे, प्रैक्टिस में स्लो रहे, तो आपका वो कंप्लीट ही नहीं होगा. और कंप्लीट नहीं होगा तो खुद ही सोचिए, दिसंबर जैसी आएगा यहां पर,
और दिसंबर के बाद फिर जनवरी, बिल्कुल जनवरी, मतलब फिर हमारे पास दिसंबर ही रह गया ना, बफर केवल दिसंबर का रह गया है। और जनवरी मिड में नोटिफिकेशन आ जानी है प्रीलिम्स की, फिर प्रेशर बन जाता है प्रीलिम्स का बच्चे के दिमाग में। तो यानी कि हमें अपनी फुल फोर्स, फुल फोकस इन 5 मंथ्स में लगा देना है। मतलब ये 5 महीने आप कैसे बिताने वाले हैं, ये डिटरमाइन करेगा बहुत कुछ। और हमें इसको ऐसे करना है ना, बिल्कुल कर सकते हो आप। अगर अभी तक तैयारी बिल्कुल लाइन पे नहीं थी, बिल्कुल ला सकते हो अभी। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट भी है जो सोच रहा है कि सर मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूँ 27, ये तो वो बच्चे हैं जिन्होंने प्रीलिम्स दिया था इस बार, तो क्या तब भी हो सकता है? हाँ हो सकता है, बट यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट। आपको भीड़ के साथ नहीं चलना, आपको एग्जाम की डिमांड समझनी है। कोचिंग क्लासेस आपने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, इसका यूज करना है, बट यू हैव टू बी अहेड देम। मतलब अगर फैकल्टी आज कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, तो स्केड्यूल में है ना पहले से वो कि कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो कैन यू गिव अ क्विक रीड टू द नोट्स और एनसीईआरटी टॉपिक, मतलब उस टॉपिक का एनसीईआरटी से क्या, कैन यू गिव अ क्विक रीड? क्योंकि हमें केवल ड्यूटी नहीं करनी कि कोर्स कंप्लीट करना, हमें स्ट्रेंथ डेवलप करनी है। तो उसके लिए दिस शुड बी द अप्रोच। मैं सिंप्लीफाई करूं इस बात को, कि अगर आपने प्रीलिम्स कर लिया, इस बार अटेम्प्ट किया था, तो ये 5 महीने में जान लगा दो अपनी। ठीक है, सबसे पहला फोकस करो इन थीम्स पे, क्योंकि आपका बेस सब्जेक्ट हो चुके हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, बेस कंटेंट आप पढ़ चुके हो। अब इस पे प्ले करो, और उसके बाद फिर ओवरऑल जीएस के रिवीजन पे ध्यान लगा देना इन 5 महीनों में। ठीक है, दिसंबर को मैंने इसमें काउंट नहीं किया, क्योंकि दिसंबर इज बफर, क्योंकि काफी चीजें अप एंड डाउन भी चलती रहती हैं, और इन महीनों में आपके फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं। और जब ये फेस्टिवल्स आते हैं तो थोड़ा सा तैयारी ऑफ ट्रैक होती है। तो ऐसे में हमने बफर रख रखा है दिसंबर। ठीक है, दिस शुड बी द वे। क्लियर है बात? तो अगर ये बात क्लियर है यहां तक, जस्ट मेंशन क्लियर। इतनी बात तो क्लियर है, दिमाग में आती है इतनी बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर इफ समवन, सर शुड समवन, हाउ शुड समवन हु इज प्रिपेयरिंग पीएसआर बाय देमसेल्फ शुड अप्रोच द सब्जेक्ट एंड इट्स प्रिपरेशन? सबसे पहले तो आप क्या करो, कुछ नोट्स, स्टैंडर्ड नोट्स रेफर करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, स्टैंडर्ड नोट्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं टेलीग्राम चैनल में, डाउनलोड कर लो उनको। लास्ट जो क्लासेस के हैंड रिटन नोट्स हैं, वो डायरेक्टली यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। सिलेबस की समझ आपको हो, पीवाईक्यूज की समझ हो, उसके लिए पीएसआर की एक बेसिक किट आती है, जो ऑनलाइन भी मिलती है, ऑफलाइन सेंटर्स पे मिलती है, बुक स्टोर्स पे, विच आई प्रोवाइड। तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में ऐड किया हुआ है, आप डायरेक्टली वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात ये, नोट्स, बेसिक किट, ठीक, एक यूनिट वाइज वेटेज जिससे आपको पता हो कि किस यूनिट का कितना वेट है। ठीक, और एक पीवाईक्यूज की बुक। मैं कह रहा हूँ जो पीवाईक्यूज की बुक, आई एम सेइंग सॉल्व, तो मेरी जो बुक है वो ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्म में मैंने स्टूडेंट्स को दे रखी है, ये एटलीस्ट देख लो, क्योंकि 1/3 के आसपास जो क्वेश्चंस आते हैं पीएसआर में, वो वही आते हैं जो पहले थीम्स आ चुकी हैं। ठीक है, तो इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होना होगा। और जब आपको लगे कि अब तो वीकनेस आ रही, मतलब यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट द कोर्स विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, you are not feeling confident in answer writing, you're not feeling confident in approaching certain topic, क्योंकि हमें कुछ स्मार्टनेस से भी चलना होता है कि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक के साथ इंटरलिंक कैसे करना है, या फिर दो टॉपिक में ओवरलैप है तो उनको साथ में कैसे रिवाइज करना है। वो स्मार्टनेस की जब जरूरत पड़े तो यू कैन रीच आउट। और आगे जाकर अगर आपको लगे कि हाँ अब मुझे एक स्ट्रक्चर्ड हेल्प की जरूरत है, तो आप फिर, मैं कहूँगा, टाइम वेस्ट मत करना, सीधा जस्ट ज्वाइन द पीएसआर फाउंडेशन कोर्स एंड स्टार्ट इन अ सिस्टमैटिक मैनर, क्योंकि वहाँ पे क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होगी, टेस्ट सीरीज के बहाने आप टाइम से रिवाइज करोगे, एफर्ट करोगे, डाउट जो भी होंगे, डाउट ग्रुप में आप एडेड होगे, तो वहां पर आपके डाउट सॉल्व होंगे, मैं पर्सनली आपसे कनेक्टेड रहूंगा। तो मेरी आपको ये एडवाइस है, लेकिन क्योंकि आपने कहा स्टार्ट कैसे करें, ऐसे करिए। और ये पूरा कंटेंट, क्योंकि फाइट आज कंटेंट की नहीं है, कंटेंट तो स्प्रेड है इंटरनेट पे, कहीं पे मिल जाएगा, लेकिन क्वालिटी कंटेंट चाहिए, वो मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा हूँ, मल्टीपल बुक्स। ये देखो यहाँ पे भी अपलोड पे किया हुआ है मैंने, इस टेलीग्राम चैनल में जाओ, और आई थिंक आज ही मैंने शेयर किया था, ये रहा, हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट सिलेबस के, डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना, और इसे सर्च कर लेना पीएसआर शशांक, मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट ऐसे कर लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सर बेस्ट सोर्स फॉर पीएसआर, बेस्ट सोर्स फॉर पीएसआर आपको जो मैंने नोट्स देता हूँ, ये हैंड नोट्स तो हैं, इसके अलावा क्रक्स नोट्स मिलते हैं आपको। तो क्रक्स नोट्स में मैंने नीचे लास्ट में दे रखा है कि दीज 3 बुक्स वर रेफर्ड। जैसे पॉलिटिकल थियरी के लिए एंड्रयू
एंड्रू हेवुड हो गया, ओपी गाबा हो गया, या कुछ सेक्शंस के लिए बेली स्मिथ हो गया। अब ऐसा थोड़ा ना आप इतनी सारी बुक्स को रेफर करोगे। अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए इग्नू में भी कुछ अच्छा कंटेंट है, ओपी गाबा में भी है, एंड्रू हेवुड में भी है, तो मैंने सबको लेकर अपने नोट्स में डाला हुआ है और मेंशन किया हुआ है कि देखो अल्टीमेटली जहां जहां जिस भी बुक को सर्च करोगे यही कंटेंट पाओगे, तो जस्ट फॉलो दैट, दैट्स द बेस्ट सोर्स। और उसी कंटेंट को यूज करके अगर आकांक्षा टॉपर बनी है, लास्ट बैच से विवेक हैं, उससे पहले स्वाति हैं, राघव हैं, आईपीएस है झारखंड में, तो जब उन बच्चों के लिए काम करा है, आपके लिए भी करेगा। क्योंकि उन बच्चों ने समझ लिया कि यार यही कंटेंट है जिसको मुझे रिवाइज करना है, आंसर राइटिंग पे फोकस करना है। दैट इज रिक्वायर्ड। सर थिंकर को कैसे याद करें पीएसआर के? ओके, थिंकर को याद करना है। पहली बात तो थिंकर ना दो तरह के हैं। पेपर वन सेक्शन ए आपका क्या है, टीटीआई, ठीक, थिंकर, ऐसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थियरी और आइडियोलॉजी, ठीक। अब यहाँ जो थिंकर है वो भी दो तरह के हैं, एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, एक इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। वेस्टर्न में जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, आप ऐसे स्टार्ट करोगे, फिर आगे बढ़ोगे, मैकियावेली, हॉब्स, मिल, मार्क्स। अब मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं कुछ इंटरलिंक शो करना चाहता हूं आपको। ग्रैमसी, हना, ये आपके टॉपिक्स, ठीक। अब पहली बात तो थिंकर ऐसे याद होता है जब हम उस थिंकर का कंटेक्स्ट समझते हैं, बैकग्राउंड, यार वो थिंकर बना क्यों, ठीक, वाई, फिर उसने क्या कहा, व्हाट, फिर वो अप्लाई कहाँ हो सकता है, प्रेजेंट टाइम में भी। तो व्हाट वाली चीज में तो उसकी आ जाएगी सारी थ्योरी, जो जो भी उसने कहा, और अप्लाई में आ जाएगा लिंकेज। और फिर यही जो अप्लाई वाला पार्ट है, ये आप पेपर वन सेक्शन बी में भी करोगे, यही आप यहां पर भी करोगे। जैसे मार्क्स आपने सीखा यहां पर, तो आइडियोलॉजी में भी मार्क्स है। यहां पर आपने मार्क्स सीखा थियरी में, थ्योरी ऑफ स्टेट में भी मार्क्स इन थ्योरी ऑफ स्टेट है। ऐसे ही आपने फॉर एग्जांपल लॉक या मिल, जैसे यहां पर हॉब्स है, हॉब्स के साथ एक और थिंकर आते हैं नीचे उसके, लॉक। तो लॉक, तो लॉक लिबरल थिंकर हैं, वो लिबरलिज्म आइडियोलॉजी में भी आएंगे, लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट में भी उनके व्यूज आएंगे। तो इसका मतलब है कि थिंकर को याद करने का बेस्ट तरीका है कि उसके इंटरलिंकेज पर फोकस करो, रटो मत। समझो कि वो थिंकर बना के उसकी स्टोरी में चले जाओ। मतलब जैसे आप अपने सिबलिंग्स के नाम भूलते हो, नहीं भूलते। उनके जो काम आपको पता होते हैं भूलते हो, नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि आपके खास हैं। और अगर आपका पीएसआर ऑप्शनल है और आपको इंडिया में टॉप मोस्ट मार्क्स लाने हैं, तो इनको अपना खास बनाना होगा, या आपको इनका खास बनना होगा। ये तो लोग नहीं रहे अभी, राइट। तो अगर इन एस्पेक्ट्स पे आपने फोकस कर लिया और फिर अप्लाई 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 करते रहे, तो जिस चीज को हम बार बार अप्लाई करते हैं, याद रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। फिर अब एक तरह के थिंकर आते हैं, ये तो हो गए मेन थिंकर। ऐसे इंडियन पॉलिटिकल थॉट में मेन थिंकर हैं आपके, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, अरविंदो घोष हैं, गांधी जी हैं, चाणक्य हैं, है ना, वो भी ऐसी सेम अप्रोच से हम उनको भी करेंगे। पॉइंट यहां पर ये है, कुछ ऐसे थिंकर्स भी होते हैं जो आपके सिलेबस में ब्रॉड हेडिंग्स में मेंशन ही नहीं है, उनको हम कहेंगे एंसिलियरी थिंकर्स। अब उनका यूज करने से भी मार्क्स की वैल्यू बढ़ती है, मतलब मार्क्स हमें ज्यादा मिलते हैं। तो सर अब उनको कहाँ से याद करें? बेस्ट तरीका बताता हूँ। एक ना मैंने आपके लिए पीएसआर कोड किट बनाई हुई है, काफी सारे बच्चों के पास ऑलरेडी होगी वो, यहाँ पर भी मिल जाएगी आपको। यहाँ पर फाइल सेक्शन में जाओगे तो कोड किट आप यहीं पर पाओगे। राइमिंग भी बन गई है। ये शॉर्ट नोट्स हैं आपके पूरे पीएसआर सिलेबस के, बेसिक किट, यहीं पर कोड किट भी है। ये रहा। तो जो एंसिलरी वाले थिंकर्स है ना, उनके लिए ये कोड किट लाजवाब है। देखो, ऑल इंपोर्टेंट स्कॉलर्स कोट स्टेटमेंट्स कंपाइल्ड, और वो भी टॉपिक वाइज मैंने दिया हुआ है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इतना दिया हुआ है कि आपको इसके बाहर कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। यही है, इसी से मार्क्स बन जाएंगे। और एक और बात बताऊं, जो ये थिंकर्स हैं और जो कोट्स हैं, आपको इसका एप्लीकेशन समझ में आ गया ना, तो फिर रटने वाली एफर्ट मिनिमाइज हो जाएगी। और यही आपको ऐसे में भी मार्क्स को बूस्ट कराएगी, एथिक्स में भी कराएगी।
दोनों जगह यही कोटकिट और यही अप्रोच पीएसआर वाली काम आएगी। ठीक है, एक और तरीका बताता हूं। जैसे प्लेटो है, तो है ना, हमें बहुत ज्यादा कमेंट्री नहीं ध्यान रखनी है एंसिलरी थिंकर्स की, केवल कुछ ध्यान रखना है। या कोई ऐसा थिंकर जो प्लेटो को क्रिटिसाइज करता हो, एक तो एरिस्टोटल हो गए, एक कार्ल पोपर हो गए। फिर यार कोई ऐसा थिंकर जो प्लेटो के फेवर में बोलता हो, तो यार डेविंसन हो गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने प्लेटो पे, मेरा प्लेटो पे लिखने के लिए आया एग्जामिन करने के लिए, तो प्लेटो के अगेंस्ट मैंने एरिस्टोटल को यूज कर लिया, कार्ल पोपर को यूज कर लिया, और सपोर्ट मैंने डेविंसन को यूज कर लिया। तो अगर तीन मुझे ध्यान है एक पर्टिकुलर थिंकर पे, और उसी को मैं बार बार यूज कर रहा हूं, तो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। अब कमेंट्री तो बहुत सारे थिंकर्स ने की होगी, लेकिन आपके पास 200 वर्ड्स का आंसर लिखना है आपको, 220 वर्ड्स का लिखना है, अगर से 20 मार्कर है, तो आप पास इतने वर्ड लिमिट है ही नहीं। आप कोई पोस्ट ग्रेड का एग्जाम नहीं लिख रहे कि मैं 5 पेजेस भरूंगा तो मुझे ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं। यू हैव टू बी स्मार्ट इन योर अप्रोच कि भाई उतना कंज्यूम करना है जितना यूज करके मार्क्स मिल जाए और अमंग द टॉप मार्क्स मिले। तो बी स्मार्ट इन योर अप्रोच। ऐसी ऐसी अक्रॉस भी ऐसा सिलेबस है, हमें कुछ ही पता होना चाहिए, कुछ, लेकिन वो ऐसा पता होना चाहिए कि मुझे पता है कि उसको यूज कहां करना है और कैसे करना है कि मार्क्स मुझे मिल जाए। क्लियर है? नेक्स्ट, सर डिफिकल्टी इन जीएस आंसर राइटिंग along with resources I have to read. ओके, जीएस आंसर राइटिंग, सबसे पहले हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं। ठीक है, फिर जीएस है, पीएसआर है, वो कंटेंट और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नेचर से डिफर कर सकती है। आप कहेंगे कैसे? अभी बताता हूं। देखो, आंसर राइटिंग में एक प्रॉब्लम तो बच्चों को ये आती है, सर वी हैव नॉलेज बट वी आर नॉट एबल टू राइट, सो वी नीड सिंपल स्टेप्स। कि वो सिंपल स्टेप्स बता दीजिए कि एटलीस्ट उससे हम कंटेंट को स्ट्रक्चर करके लिखना स्टार्ट कर दें। कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है बताइए? फिर कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है, सर मैं कंटेंट तो जानता हूं, लिख भी देता हूं, लेकिन जब लिख देता हूं तो लगता है क्या लिख दिया है। और क्या लिख दिया है मतलब तारीफ नहीं, क्या लिख दिया मतलब क्या ही लिख दिया है। तो क्या करें सर? तो इसका मतलब है कि वहां पर इशू क्या है, स्ट्रक्चरिंग का एंड इफेक्टिवनेस का। ये दो तरह की प्रॉब्लम है जिसको हमें हैंडल करना होता है। ठीक है, तो आप कौन सी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, वोंट से कि प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं। ठीक, कौन सी प्रॉब्लम को फेस फेस करते हैं, 1 या 2? अरे बताओ, मुझे 1 2 किसी और चीज के लिए भी यूज करना है, नीचे यूज करता हूँ। देखते हैं जरा कमेंट में क्या बता रहे हो आप। ठीक है, काफी लोग बोथ वाले हैं, कुछ लोग 2। ठीक है, चलिए सबसे पहले अप्रोच की बात करता हूं। तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन हैव 4 स्टेप प्रोसेस, 4 स्टेप्स। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है रीड ट्वाइस। इस बात को लाइटली मत लेना। इवन जो बच्चे इस बार मेंस लिखने जा रहे हैं उनको भी बिल्कुल मैं हम्बल बनाकर रखता हूं कि बेटा चाहे कितनी ही आपने आंसर लिख लिया है, बी हम्बल, रीड ट्वाइस। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना। कई बार ऐसा होता है, एक बार हम पढ़ते हैं उसके कुछ कीवर्ड को हम मिस कर देते हैं, और कंटेंट हम ओवरवेलम होते हैं, मींस का प्रेशर होता है, लिखना स्टार्ट कर देते हैं और डायरेक्शन लेस हो जाता है आंसर। वो नहीं करना। सेकंड, आइडेंटिफाई करो अबाउट क्या है क्वेश्चन का। क्वेश्चन किसके बारे में, आई एम सेइंग अबाउट नॉट डिमांड। अबाउट क्या है, किसके बारे में भाई क्वेश्चन, ये बताओ। थर्ड, कीवर्ड क्या है, व्हाट आर द कीवर्ड्स एसोसिएटेड विद इट। मतलब अबाउट से जुड़े हुए कीवर्ड क्या है, मतलब जो अबाउट है उसके बारे में पूछा क्या गया है, इससे पता लग जाएगी हमें डिमांड। और फोर्थ है कि क्वेश्चन डायरेक्टिव देखो। क्वेश्चन क्वेश्चन डायरेक्टिव का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड देखो, कि डिस्कस है, कि एग्जामिन है, कि क्रिटिकली एग्जामिन है।
ये ठीक, पहले तो ये पता होना चाहिए। अब कैसे आप लिख पाओगे इससे? अगर आपको अबाउट पता है ना कि किसके बारे में है, फिर भी चीजें आसान है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, कुछ बच्चों का आंसर ही शो कर दें आपको। जैसे ये एक मेन चैनल है शशांक त्यागी फॉर यू, यहाँ पे आप कनेक्ट हो जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर राइटिंग एक्सरसाइज हम करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखिए, although the India's parliamentary system is modeled on British parliamentary system, yet it is different from later in a number of aspects discussed with illustrations. क्या लगता है क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? किसके बारे में है क्वेश्चन? इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम मॉडल्ड ऑन द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि क्वेश्चन का अबाउट इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अदर कीवर्ड जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है, दोनों के कंपैरिजन का क्वेश्चन है। कह रहे मॉडल एंड डिफरेंट। तो हमें ये पता लगा यार क्वेश्चन में ना अबाउट में ऐसा लगता है यार दो के बारे में पता होना चाहिए हमें, एक तो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। लेकिन करना क्या है दोनों के बारे में? हमें बताना है दोनों में सिमिलरिटीज क्या है और दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ये बताना है। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, क्योंकि मॉडल डोन का मतलब है सिमिलर, और डिफरेंसेस तो मतलब क्लियर कट है ही। इन द नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स, नंबर ऑफ एस्पेक्ट मतलब किस किस बारे में है भाई सिम और किस बारे में है डिफरेंट। डिस्कस विद इलस्ट्रेशंस, ऐसे वर्ड से घबराने की जरूरत नहीं है। डिस्कस विद इलस्ट्रेशंस का मतलब होता है कि क्लियर कट आपको शो करना है कि किस बेसिस पे सेम है और किस बेसिस पे डिफरेंट है। क्लियर कट शो करना, इसको हम इलस्ट्रेशन कहते हैं। और अगर वो डिस्कस करे तो डिस्कस का मतलब ये होता है आपको केवल ये नहीं बताना कि देखो जी प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम विच हाउस इस बेसिस पे डिफरेंट है। अरे डिस्कस करो ना इसको, इस बेसिस पे कैसे डिफरेंट है कि यूएस के सिस्टम कि ब्रिटेन के सिस्टम में जो प्राइम मिनिस्टर होता है दैट नीड्स टू बी मेंबर ऑफ लोअर हाउस ओनली एंड नीड्स टू बी एमपी बिफोर टेकिंग ओथ। यानी कि ब्रिटेन के केस में प्राइम प्राइम मिनिस्टर वही बन सकता है जो उनके लोअर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन का ही मेंबर हो और पहले से मेंबर हो। जबकि इंडिया के केस में लोअर हाउस का भी हो सकता है, अपर हाउस का भी हो सकता है। मोदी जी लोअर हाउस लोकसभा से हैं और मनमोहन सिंह जी अपर हाउस राज्यसभा से थे। और ऐसा भी नहीं है कि मैंडेटरी है कि पहले आप एमपी हो ही। हमारे यहाँ तो ये है कि आप एमपी बन जाइए, उसके मतलब आप एमपी अगर नहीं बने तो प्राइम मिनिस्टर की ओथ ले लीजिए। यू हैव द सपोर्ट ऑफ मोर देन 50% ऑफ लोकसभा एमपीज एंड इन विद इन 6 मंथ यू हैव टू बिकम मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका मतलब क्या बेसिस है पीएम एंड मेंबरशिप, और डिफरेंस हमने बता दिया। ठीक है, सिमिलरिटी में क्या हो सकता है? डुअल हेड का कॉन्सेप्ट, बोथ हैव डुअल हेड। लेकिन डिफरेंस में क्या है कि हु इज द डुअल हेड? वहां पर डुअल हेड का कॉन्सेप्ट बस मोनार्की है, मतलब मोनार्क इज द हेड, और यहां पर रिपब्लिक है, प्रेसिडेंट इज द हेड जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, वहां हेरिटरी होता है। तो ये मैंने आपको जो बताया इससे आपको आइडिया लगा कि यार अल्टीमेटली हमें मतलब अपने क्वेश्चन को डाइसेक्ट करना आना चाहिए, फिर कंटेंट दिमाग में आना चाहिए और फिर लिखना स्टार्ट कर देना चाहिए, तो फिर हम लिख लेंगे। जैसे यहां पर देखो बच्चे कैसे कर रहे हैं। With the experience of parliamentary system from 1935 Indian adopted British parliamentary system, even after adoption, we can observe differences between two parliamentary systems. ठीक है, ऑल दो द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब देखो स्टार्ट कैसे करना है। तो अगर उसने कहा है क्वेश्चन में मॉडल्ड ऑन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो मॉडल्ड है तो हम रूट्स बता सकते हैं कि यार मॉडल हुआ कैसे। मॉडल इस वजह से हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ऐसे कुछ फीचर्स थे जो हमने कैरी फॉरवर्ड किए। जैसे बाइकैमरल लेजिस्लेचर, लोकसभा राज्यसभा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आ गया था, राइट। फिर 1935 तो बहुत ही ब्रॉड आर्टिकल मतलब एक्ट था, जिस मेजर जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पे ही है। फिर इन्होंने यहाँ पर पॉइंटर्स बताने स्टार्ट कर दिए। दिस इज अ गुड वे इन जीएस आंसर। मिनिस्टर्स, लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, शेडो कैबिनेट, ठीक है फॉर अ स्टार्ट। और जीएस में आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे इन्होंने किया, देखो डिफरेंसेस पे फोकस किया है इन्होंने। ठीक है, और मतलब इसी में आपको सिमिलरिटीज को भी हाईलाइट कर देना। दिस इज ऑल्सो वे इट कैन वर्क इन जीएस वेल।
देखो इन्होंने देखो क्या किया है, पहले सिमिलरिटीज बताई हैं, ठीक है, जो मैंने कहा था ना, क्योंकि दो कीवर्ड है, ऑल्दो द इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम इज मॉडल्ड ऑन ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम, टू प्रूव दैट, क्योंकि इसने डिस्कस विद इलिस्ट्रेशन में ये नहीं कहा कि डिस्कस विद इलिस्ट्रेशन ओनली द डिफरेंसेस, नहीं, इसने केवल कहा डिस्कस विद इलिस्ट्रेशन। अब इससे समझो और डिस्कस विद इलिस्ट्रेशन करो, राइट। तो मॉडल्ड ऑन भी को भी इन्होंने कवर करा सिमिलरिटीज में, और फिर डिफरेंसेस को भी इसके बाद किया। तो मुझे बताओ कौन से क्वेश्चन को, कौन से आंसर को ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, आप खुद ही बताओ, इसको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लेकिन क्या जो नीचे वाले स्टूडेंट हैं, क्या इनको नॉलेज की कमी है? नहीं, देखो यार नॉलेज बिल्कुल सही है, देखो कैसे पॉइंट्स, मतलब दे हैव द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज, मतलब ऐसा नहीं कि इनके पास कंटेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इस स्टूडेंट को ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्यों? क्योंकि इसने मॉडल्ड ऑन और वो डिफरेंस, इन दोनों कीवर्ड को पकड़कर, मॉडल्ड ऑन मतलब सिमिलरिटीज, और फिर डिफरेंसेस को यहां पे अलग से बताया है, फिर इसके अंदर उन्होंने फिर डिफरेंसेस बताए। आई बात समझ में? तो इस वजह से आंसर राइटिंग जरूरी है ना, और इस वजह से फोर स्टेप जरूरी है। अगर कीवर्ड्स पे फोकस कर लोगे तो मिस कॉन्स्टिट्यूट नहीं करोगे, गलत मतलब नहीं समझोगे, लिमिटेड मतलब नहीं समझोगे, और लिखने स्टार्ट कर दोगे, राइट। अब सर, स्ट्रक्चरिंग और इफेक्टिवनेस में प्रॉब्लम है, तो पता होना चाहिए, देखो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, तीन एस्पेक्ट हैं, लेकिन अलग से आपको इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन ये वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करें, अभी बताता हूँ जरा, एक साइड में अपनी क्लास भी है अभी, वहां पे जरा हाईलाइट कर देता हूँ स्टूडेंट्स को that I'm in a session. Thanks for your patience. Mhm. एक्चुअली दूसरी क्लास वाले स्टूडेंट्स को भी मैं इसी सेशन में ले आता हूँ, ठीक है? सब है ना यहाँ पर? 1 सेकेंड प्लीज। आप कैन यू प्लीज कंफर्म माय वॉइस इज फाइन, राइट? ठीक है, ठीक है, ग्रेट। चलिए, तो जो लोग अभी सेशन में एंड हुए हैं, तो व्हाट वी आर डूइंग, हम Q&A सेशन कर रहे हैं, ठीक है अभी। तो आई एम फोकसिंग ऑन आंसर राइटिंग कैसे करनी है, स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है। तो तीन कंपोनेंट है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में कितने वर्ड्स लिखें, एक तो ये क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, स्टार्ट करना बता दीजिए सर, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो कैसे लिखें, इन बच्चों का इंट्रोडक्शन देखते हैं, चलो देखिए। इन्होंने स्टार्ट किया, द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडवोकेटेड, ये क्वेश्चन है, ऑल्दो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज मॉडल ऑन ब्रिटिश, the framers of Indian Constitution advocated for parliament system of government due to its simplicity and historical familiarity। तो इन्होंने रीजन से बता दिया कि देखो इस वजह से हमने इसको लेकर चले, इट इज बेस्ड ऑन ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम बट ऑल्सो डेविएट्स फ्रॉम इट्स इन अ नंबर ऑफ एस्पेक्ट। तो ये इंट्रोडक्शन मैं बिल्कुल ठीक कहूंगा, कारण इंट्रोडक्शन का पर्पस है इवेल्युएटर को ये बताना कि यू अंडरस्टैंड व्हाट द डिमांड इज। एक इंट्रोडक्शन आपका ठीक है कि नहीं, उसको चेक करने का तरीका देखिए क्या है। आपने जब इंट्रोडक्शन लिखा ना, अब क्वेश्चन को आप हाइड कर लीजिए एंड रीड द इंट्रोडक्शन। अगर इंट्रोडक्शन रीड करके आप गेस कर सकते हो क्वेश्चन क्या है, तो मतलब आपका इंट्रोडक्शन वेल इन लाइन है, राइट। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए हम बताने लगते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट is made up of prime minister, yeah, Indian parliament is made up of Lok Sabha, Raj Sabha and president, three, and president is also part of Indian parliament because without the assent of president there cannot be any law and parliament is law making institution। तो ये एक बकवास बकवास एक्चुअली इंट्रोडक्शन होता इस केस में, क्यों? क्योंकि कई बार जो बात सही है वो किस जगह लिखनी है, वो सटीक है कि नहीं, ये डिफरेंट है बात। ये बात जो मैंने बोली ये सही है, बट दैट्स नॉट
that should not be the introduction, because question is not asking you to talk about Lok Sabha, Rajya Sabha, पार्लियामेंट क्या होती है. क्वेश्चन पूछ रहा है ये बताओ भाई. राइट, क्लियर बात. यस. तो हाँ, ये हर एक सब्जेक्ट में है ये तरीका. आप इंट्रोडक्शन का हर एक सब्जेक्ट में ट्रिक यूज कर सकते हो. जस्ट हाइड द क्वेश्चन, रीड द इंट्रोडक्शन, एंड इफ यू आर एबल टू गेस व्हाट द क्वेश्चन इज, तो इसका मतलब है आपका इंट्रोडक्शन बिल्कुल सही है. ये एक टेक्निक है. वैसे कुछ बच्चे ऐसी टेक्निक भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे जो अबाउट है क्वेश्चन का वो उसको डिफाइन कर देते हैं. ठीक है. जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम और इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम को की सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस पूछे गए हैं. तो अगर आप इसमें, कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है वो उसको डिफाइन करने लग जाए. तो कैन कैन दैट बी अ वे टू राइट? यस, दैट कैन बी अ वे, बट दैट इज नॉट द बेस्ट वे. ठीक है. कई क्वेश्चंस में, जैसे एग्जांपल सोचो, अगर मैंने क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन सुनो, एक नया क्वेश्चन बनाता हूं जिससे और क्लियर होगा आपको. क्वेश्चन है, इंडियाज मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म. फुल स्टॉप. By highlighting the differences, also explain the reason of India adopting its own particular kind of secularism. फुल स्टॉप. ऐसा बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया है. दोबारा रिपीट करूं. मैंने कहा कि यार इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो वेस्ट के सेक्युलरिज्म से अलग है. इन दोनों के सेक्युलरिज्म के डिफरेंसेस को हाईलाइट करते हुए आपसे पूछ रहा हूं मैं कि आप बताइए कि इंडिया ने जो सेक्युलरिज्म अपनाया वो क्यों अपनाया. वाई वी अडॉप्टेड दिस काइंड ऑफ सेक्युलरिज्म. ये क्वेश्चन है. तो अब हमारी आंसर राइटिंग की टेक्निक क्या है, हम अप्रोच कैसे करते हैं. 4 स्टेप्स. रीड द क्वेश्चन ट्वाइस. पढ़ लिया तो अबाउट क्या है कि यार क्वेश्चन तो सेकुलरिज्म के बारे में है, लेकिन क्वेश्चन सेकुलरिज्म के बारे में है तो केवल सेकुलरिज्म की डेफिनेशन थोड़ा ना लिख कर आओगे. कीवर्ड्स क्या है. यार वेस्टर्न सेकुलरिज्म की बात चल रही है, इंडियन सेकुलरिज्म की बात चल रही है. ठीक है, वेस्ट और ईस्ट, वेस्ट और इंडियन. फिर क्या है कि हाईलाइट द डिफरेंसेस. तो यार डिफरेंस बताना, एक हमें डिमांड पता लग गई, डिफरेंस बताना है. ये डिमांड है. यानी कि हमारे आंसर की जो बॉडी है, इंट्रोडक्शन. ऐसे क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन में अगर आप सेक्युलरिज्म के बेस आइडिया को बता दो चलेगा. ठीक है. और साथ में फिर लिंक करते हुए बता दो कि इंडियन एंड वेस्टर्न सेक्युलरिज्म मॉडल्स आर डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट हिस्टोरिकल पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स. तो इवैल्यूएटर को पता लग गया कि यार इसको ये पता है सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है. स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगा, एंड देयर विल बी सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, बट देयर मे बी वेरिएशन इन व्हाट काइंड ऑफ सेपरेशन, इन व्हाट मैनर. फुल स्टॉप. ऑन दिस बेसिस देयर इज डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट. बस. तो इवैल्यूएटर को पता लग गया कि यार इसको सेक्युलरिज्म पता भी है, इसको ये भी पता है कि उसके अंदर पॉइंटर्स क्या है. पता है कि देखो दोनों में जो डिफरेंस है वो इस बेसिस पे है कि सेपरेशन कितना, कहां, क्यों. राइट, इस पे डिफरेंस है. अब इवैल्यूएटर अंडरस्टैंड करेगा कि यार चलो अब समझते हैं. तो ऐसी ऐसे क्वेश्चंस में जब क्वेश्चन किसी कॉन्सेप्ट के बारे में हो तो हाँ, आप डेफिनेशन से शुरू कर सकते हो, लेकिन जो कोर डिमांड है उसको टच कर दोगे ना इंट्रोडक्शन में, तो इट विल मेक योर इंट्रोडक्शन मोर इफेक्टिव. एक दूसरा तरीका बताता हूं. कई टॉपर्स ने ऐसे भी स्कोर किया. अच्छा भाई, उन्होंने डेफिनेशन में तीन तीन लाइन यूज कर ली. ठीक है. अब वो जो डिमांड है उसको एड्रेस करने वाले वर्ड्स उन्होंने वहां नहीं लिखे इंट्रोडक्शन में, पहले पैराग्राफ में नहीं लिखे. तो फिर वो क्या करते हैं, वो जो फर्स्ट पैरा है, मतलब इंट्रोडक्शन के बाद का जो फर्स्ट पैरा है, कनेक्टर पैरा, कनेक्टर की शुरुआत वो कंटेक्स्ट से करते हैं. कंटेक्स्ट का मतलब कि भाई पूछा क्या गया मुझे पता है, जैसे डिफरेंस बिटवीन दिस पूछा गया है, तो डिफरेंशिएटेड ऑन दीज बेसिस, एंड दीज कैन बी अंडरस्टैंड इन फॉलोइंग मैनर. फिर उसको ओपन कर देंगे. तो इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन कर दिया आपने, और फिर कनेक्टर पैरा में ही आपने बता दिया कि देखो ये पूछा है ना, मुझे पता है देखो. तो इवैल्यूएटर को लगेगा ठीक है, दिस पर्सन इज नॉट बीटिंग अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें नहीं करेगा, ये बिल्कुल एग्जैक्टली जो क्वेश्चन की डिमांड है वही आंसर देगा. बात समझ में आई आपको. सो वी नीड टू प्ले लाइक दिस. ठीक है. फिर देखो मैंने इसमें क्या कहा. अब मैं किसको अच्छे मार्क्स दूंगा, किस स्टूडेंट को दूंगा, जो इंट्रोडक्शन में ये काम करने के बाद अब बॉडी में मुझे क्लियरली दिखा देगा अपने आंसर की कि देखो आपने डिफरेंस पूछा था, लो डिफरेंस बता दिया मैंने, दोनों में क्या है. ठीक है. आपने डिफरेंस में एग्जांपल भी दे देंगे. आपने रेशनल पूछा था कि इंडिया ने जो अपनाया वो यही वाला क्यों अपनाया, तो रेशनल के भी कुछ पॉइंट्स दे दिए. तो जिसके आंसर मुझे क्लियर कट दिखेगा, मैं कहूंगा वाह, इस बच्चे ने पूरा आंसर, मतलब पूरा क्वेश्चन समझा और आंसर लिखा है.
और जो स्टूडेंट केवल डिफरेंसेस लिख देगा या रेशनल के पॉइंट्स को वीक कर देगा, एक दो पॉइंट दे देगा, बाकी पॉइंट डिफरेंस वाले भर भर के दे देगा, तो उसका आंसर ऑफ बैलेंस लगेगा। क्योंकि अगर 10 मार्कर क्वेश्चन है और दो डिमांड है क्वेश्चन की, तो भाई कम से कम बॉडी के इन दोनों पॉइंट्स के लिए 4 4 मार्क्स की तो वैल्यू रखोगे। अगर हम 1 मार्क इंट्रोडक्शन 1 मार्क कंक्लूजन का मान भी लें, या अगर 15 मार्क है तो 7.5 7.5, 1.5 1.5 मार्क्स अलग हटा दो, राइट? तो भी 6 और 6। तो अगर आपने इसमें तो कंटेंट दे दिया, आपने से 4 5 पॉइंट्स दे दिए, इसमें आपने दो ही पॉइंट दिए हैं, तो आपको लग रहा है कि इवेलुएटर आपको 6 6 मार्क्स में से इसमें भी अच्छे मार्क्स दे देगा और उसमें से भी अच्छे मार्क्स दे देगा? आंसर इज नो। तो इस वजह से आंसर की स्ट्रक्चरिंग को बैलेंस करो एज पर द डिमांड। और डिमांड कैसे समझेंगे? इस टेक्निक से समझेंगे। अबाउट समझेंगे, फिर कीवर्ड समझेंगे। कीवर्ड को चाहे लिख लो उस पे ना, क्वेश्चन पे पेंसिल से लिख लो कि के, तो जिससे मुझे पता है यार इसको मुझे हाईलाइट करना है अपने आंसर में। हैव सम टेक्निक, दिस टेक्निक, मार्क्स आपके बूस्ट होंगे, गारंटेड बात है। कंक्लूजन, कंक्लूजन आपका ऑप्टिमिस्टिक हो, बैलेंस हो, अप्लाइड टाइप हो, रिपीटिशन ना हो ऑफ व्हाट यू हैव ऑलरेडी रिटन। मतलब ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट वाले कोर्सेज में कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, जो यहाँ लिखा है ना उसी को समराइज कर देते हैं, कंक्लूजन इज समरी, राइट? बट यहां पर देखो, हमारे पास 3 लाइन का भी अगर स्कोप है तो 3 लाइन में हमें कमाल करना है जिससे हमें ज्यादा मार्क्स मिले। तो उसके एप्लीकेशन पे कर दो, कुछ एग्जाम्पल्स दे दो, ठीक है? जैसे आपने सेकुलरिज्म की बात करी, तो इंडिया के सेकुलरिज्म के मॉडल पर कोई वर्ड है, जैसे इंडिया सेकुलरिज्म मॉडल इज कंसिडर्ड एज प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल, राइट? एंड इंडिया सेकुलरिज्म with respect to states intervention and state support has also evolved with time, and it can be considered as foundation for cohesion in India's multi-religious society या pluralist society। तो लगेगा कि हाँ चलो यार, कुछ एक कीवर्ड दे दिया, एप्लीकेशन, इवोल्यूशन, और मतलब कुछ ऐसा कि इसकी इंपॉर्टेंस बता दी लास्ट में क्या है। हाँ जी, क्लियर है बात? क्लियर है? और अगर मान लीजिए आपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम के बारे में बीच में कहीं नहीं लिखा, तो ऐसा भी कर सकते हो कि ओरिजिनल इंडिया ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्टेड द स्पिरिट ऑफ सेकुलरिज्म इन preamble by the words liberty of thought belief faith, liberty of belief faith, क्योंकि लिखा है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन preamble में थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ वर्शिप। तो बिलीफ फेथ वर्शिप ये अपने आप में सेकुलरिज्म को शो कर रहा है, भले ही ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड सेकुलर नहीं था, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ सेकुलरिज्म थे। फिर फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 25 26 27 28 है कि नहीं? तो ऐसा भी आपको आप मेंशन कर सकते हो, दो द वर्ड गॉट एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन preamble in the very nature, right, to reinforce what was already written, ठीक है? ऐसे कोट कर सकते हो, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में भी डिक्लेयर कर चुका है कि सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या? अगर यहां तक सारी बातें हो गई हैं क्लियर, तो मेंशन वाह। क्लियर है? जजमेंट को जहां आर्ग्यूमेंट प्लेस हो रहा है, जैसे यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर कोट करना, तो जैसे सेकुलरिज्म का क्वेश्चन बनाया मैंने, तो मैं क्या करूंगा, इन एसआर बोमई केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड सेकुलरिज्म एज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो ऐसे मैंने क्या करा, उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को यूज कर लिया। क्लियर है? तो अगर ये सारी बात हो गई है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, तो मेंशन क्लियर। क्लियर है? क्लियर? चलिए, अदिति, यस यू कैन रेफर दोस, इट वुड बी ग्रेट। चलिए, आज अच्छा पहले मैं बता दूं, जो अभी हमारी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, अभी हम क्लास की स्टार्टिंग में आंसर राइटिंग क्यों कर रहे थे, इससे जस्ट क्योंकि आपके साथ मैं आंसर राइटिंग करता हूँ क्लास के लास्ट में, जो अभी हमारे बैच के स्टूडेंट भी हैं साइड में। एक्चुअली इससे पहले मेरा एक जूम सेशन चल रहा था, आस्क मी एनीथिंग, और 30 मिनट्स ही हुए थे हमारे, फिर हम मेरी आपके साथ क्लास थी, तो मैंने सोचा आपको भी इसी में कनेक्ट कर लूँ। फिर जो हमारे जूम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ उनको रुखसत करेंगे, और फिर आपके साथ अपना क्लास का टॉपिक, वही अपना जो तरीका है, क्यू आर, QSR
उसके थ्रू आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है पूर्वा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे एएमए में तो और काम करेंगे इस पे, ठीक है। तो जूम वाले स्टूडेंट्स को टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं। आई होप इस छोटे से क्रिस्प सेशन में हर एक मिनट से कुछ वैल्यू, कुछ क्लैरिटी आपको मिली होगी, ठीक है जी। PSR optional new batch, yes, it is starting on Monday. You can find the details on application and they will call you up, या डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हैं। GS पॉलिटी बैच स्टार्ट हो रहा है सैटरडे, यानी कि आज, मतलब GS का जो बैच है अलग से, नॉट पॉलिटी। आई एम टीचिंग पॉलिटी देयर, आपके यहाँ पॉलिटी बाद में आऊंगा। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर करते हैं टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे, ख्याल रखिए अपना। प्रशस्त फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट जूम सेशन में, ठीक है। Study IQ IAS, making India smarter and better.